अच्छा सुबह के करीब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा जब रिवीजन हो ही रही है तो कुछ हम ज़रा उसकी कोई स्केड्यूल बना के, तो एक दूसरा वजह से स्केड्यूल बना के वो शेयर कर दिया कि अच्छा भाई ये है। तो कॉलेज वाले जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा सर ये आप हमें 2 हफ्ते पहले देते, इस बैच को 2 हफ्ते आगे करें ताकि हम 2 हफ्ते तक इसकी मार्केटिंग। मैंने कहा भाई जो चल रहा है उसे चलना, तो इस वक्त मार्केटिंग नहीं है, बेचारे बच्चे जो है जिनसे वादा है उनको तो पूरा करना है। जो सर जी रात को मार्केटिंग की है ना आपने, वही कर दिया मार्केटिंग। ये आपकी सुबह मार्केटिंग देखी है? रात को क्या हुआ है? पीपी सुपर गंदी वीडियो वो आई है। असल में कुछ बच्चे बहुत शदीद परेशान थे और हमें मुसलसल परेशान कर रहे थे कि जी बैच क्यों नहीं दे रहे, बैच क्यों नहीं दे रहे। और हम कहते भाई बैच कैसे दे दें, आपने पढ़ना है या बैच वो करना है। तो फिर एक सोल्यूशन निकाला। असल जी नहीं मैंने ऐसा नहीं करता, सारी एग्जीक्यूशन तबाह कर दी है, ऐसा नहीं है। ये अब जोहेब साहब को आपने कहना कि सर कह रहे थे कि ऐसे नहीं होना था, किसी और तरीके से होना। माइक अच्छा दूसरा माइक भी चाहिए। मैं बीच में आपसे रिस्पॉन्स लूँगा उस टाइम पे। तो वो पीपी वाली जो वो है वीडियो, वो उन बच्चों के लिए जो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे हैं। अब हमने सेशन के शुरू में रिज़ल्ट की काउंसलिंग में सबको बताया कि भाई जो आखिरी पेपर दे रहे हैं उनके आखिरी पेपर के बाद उनका कैफ कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपने वो ना किया, वो पीपी ना किया वो। अदरवाइज़ ये है कि आप पेपर्स देने के बाद जब पीपी शुरू करेंगे तो वो 3 महीने का प्रोसेस है, 3-3.5 महीने बाद जाके आपको सर्टिफिकेट मिलना है। तब आप फॉर्म में अप्लाई करने जाएंगे, वो कहेंगे कैफ़ क्वालिफाइड हो, आप कहें हाँ जी कैफ़ के पेपर क्वालिफाइड हैं, हैंड्स ऑन कोर्स रहते हैं, तो वो बंदा फिर कैफ़ क्वालिफाइड नहीं कहलाता। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ में इतनी मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारे बच्चों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि क्या उन्हें हैंड्स ऑन कोर्स करने हैं या नहीं। अक्सर लोगों ने प्लान किया हुआ कि हम कैफ़ से फारिग होंगे फिर आराम से हम उसमें एडमिशन करा लेंगे। भाई फर्म वालों ने नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना। फर्म वालों ने कैफ़ क्वालिफाइड को इंडक्शन देनी है, और कैफ़ क्वालिफाइड वो है जिसके कैफ़ के सारे पेपर अलॉन्ग विद हैंड्स ऑन कोर्सेज पास हुए हुए हों। तो उस वजह से हमने क्या किया, हमने शुरू के 3 महीने तक हैंड्स ऑन कोर्सेज धड़ाधड़ काफ़ी ज़्यादा एडमिशन किए, फिर हमने बंद कर दिए थे क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि अब जो हैंड्स ऑन कोर्स में आएगा वो उन 3 महीने में वो हैंड्स ऑन कोर्स की तरफ जाएगा या अपने पेपर तैयार कर रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सितंबर में आप पेपर दे रहे हो और साथ साथ हैंड्स ऑन कोर्स की क्लास भी चल रही हो। तो उसके बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स हमें बार बार कह रहे थे कि ये क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप बैच क्यों नहीं दे रहे। हमने कहा भाई आपका नुकसान होगा, उन्होंने कहा हमारा नुकसान होगा, आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे। अब प्रिंसिपली हम मानते हैं कि जिस वक्त पेपर्स चल रहे हो उस वक्त हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं होने चाहिए, और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं भी जो बेचारे फंस गए हैं। वो कहते हैं जी अब हम अपने पेपर को सेक्रीफाइस कर सकते हैं लेकिन हमने हैंड्स ऑन करना है, और हैंड्स ऑन कर लेंगे और पेपर सेक्रीफाइस होगा तो फ़ायदा इतनी भाग दौड़ में हैंड्स ऑन करने का। तो उसलिए फिर एक इस तरह का बैच क्रिएट किया कि जो सैटरडे ओनली पे किया जाए, और अभी जुलाई में टोटल 3-4 क्लासें करके उसे साइड पे कर दें। अगस्त में ना क्लास हो, सितंबर के 2 हफ्ते तक क्लास ना हो, फिर सैटरडेज़ और संडेज़ की मिक्सिंग कर कर किस तरह से ख़त्म करें कि उन बच्चों को नवंबर में उनका रिज़ल्ट आना और नवंबर में उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो उसके लिए तो फिर इन्होंने कहा कि सर बच्चों को जितनी दफ़ा भी लिख के बताए, ना कोई पढ़ता है ना कुछ और, तो बैठे बैठे नुमाइंदे ने मोबाइल पकड़ के कहा कि जी आप वीडियो बनाएं, तो उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो वो असल में मार्केटिंग नहीं, वो इन्फॉर्मेशन थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई मरे जा रहे हैं उस बैच के लिए। वो बैच शायद 10-12 बच्चों का बनेगा शायद, लेकिन वो 10-12 बच्चे भी अगर परेशानी से बच सकते हैं तो बस ये कंसर्न है। अगर कोई मतलब सितंबर के बाद शुरू कर दे, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक वो कर ले अपना हैंड्स ऑन कोर्स जी, तो आराम से उसके बाद जब अगली दफ़ा इंडक्शन ओपन होगी तो वो अप्लाई कर सकता है अगली दफ़ा में। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान फर्म ने किस वक्त बंदे रखने हैं? कल ये 2 दिन पहले मैंने CFAP का काउंसलिंग सेशन किया है, तो मेजॉरिटी लोग फर्म्स में जा चुके थे और कुछ का तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट था। तो इस वक्त जून एंड का मतलब है सर्दियों में दिसंबर एंड, तो सर्दियों में दिसंबर एंड तक मैक्सिमम लोग इंडक्ट हो चुके होंगे। जो दिसंबर एंड तक इंडक्ट हुआ होगा उसका प्रोसेस कब शुरू हुआ होगा? कुछ फर्म रिज़ल्ट से पहले प्रोसेस शुरू करती हैं, कुछ रिज़ल्ट के बाद। रिज़ल्ट नवंबर के स्टार्ट में आता है। तो अब चक्कर ये है कि नवंबर के मिड में फर्म्स ज़्यादातर कह देंगी अपनी अपनी सीवियाँ जमा करा दें, अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दें। आप उनसे कहेंगे कि जी अभी रुक जाए, क्योंकि मेरे हैंड्स ऑन कोर्स का सर्टिफिकेट जनवरी में मुझे मिलेगा। सितंबर के मिड में आप फारिग हुए, फिर आप कहेंगे मुझे 1 हफ़्ता छुट्टी भी करनी है,
बंदा पढ़ते साथ ही दोबारा तो नहीं पढ़ना शुरू कर देता। तो आप सितंबर के लास्ट वीक में आएंगे, एक हफ्ते बाद ICAP का आपके इन्फॉर्मेशन जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके 3 महीने कंप्लीट हुए। जनवरी के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते के एंड पे जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप फर्म के पास जाएंगे, वो कहेंगे जितनी हमारी सीटें थी हमने नवंबर में इंडक्शन कर लिया है, जो रहते थे हमने दिसंबर में कर लिया इंडक्शन। तो फिर वो आपसे क्या कहेंगे, अब अगली दफ़ा आएँ। अगला ख़तरनाक रूल ये है कि अगर आपका क्वालिफाई हो गया है कैफ और 6 महीने तक आप फर्म में नहीं जाते और आपकी अपनी गलती है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है। सर अगर हैंड ऑन कोर्सेज नहीं हुए तो कैफ ही नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना, यही तो प्रॉब्लम है। 6 मंथ उसके बाद काउंट नहीं होंगे जनवरी? नहीं, असल में आपका कैफ का रिजल्ट आने से काउंटिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। फिर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए। आप कहेंगे जी जेन्युइन रीज़न क्या है, हैंड्स ऑन कोर्स नहीं किया। वो कहेंगे क्यों, आप कहेंगे जी मुझे पता ही नहीं था। अब इस प्रॉब्लम की वजह से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोई 750-800 हैंड्स ऑन कोर्सेज़ के बच्चे पढ़ा बैठे हैं। इस बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 लोग आएंगे। हमारे टीचर और बिजली का ख़र्चा ना 22 बच्चों से पूरा होता है और 30 बच्चे से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकते। तो अगर इस बैच में हम खुदा ना खास्ता कोई प्रॉफिट का भी सोचेंगे ना, तो वो कोई 30वें 20वें बच्चे पे जाके शायद उसमें से थोड़े से कुछ पैसे हो। अभी मुझे 100% पता है कि जो बैच हमारा शुरू होगा वो लॉस वाला होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी भाई ने अचानक से हैरान होकर पूछा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइलेंट होकर बैठे हुए हैं और उनको छोटी छोटी सी बातें नहीं पता। जी, एक एडिशन ये भी है कि अली भाई बता रहे थे वो हम बाद में छुट्टियों में दे दी थी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इस दफ़ा वाले बैचों को तो वो थी रिलैक्सेशन थी, जो इस दफ़ा आए हैं ना, जो कैफ क्लियर किया जिन्होंने, चूँकि पहली दफ़ा हैंड्स ऑन कोर्स आए थे तो ICAP ने इस दफ़ा उनको अगस्त तक की रिलैक्सेशन दी थी। वेरी फर्स्ट बैच उन लोगों का जिन पे हैंड्स ऑन अवेलेबल है। तो अब ये है कि फर्म वालों ने उनको रख लिया है, रजिस्टर उनकी टेंटेटिव रजिस्ट्रेशन कर दी है और फाइनल तब होगी जब सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उन बच्चों को जब हम यहाँ हैंड्स ऑन कोर्स के लिए बुलाते हैं या शाम में उनकी क्लास करते हैं तो फर्म वाले उन्हें आने भी नहीं देते। तो अब ये सारे मसले थे जिसकी वजह से फिर एक वीडियो में ये सारे मसलों को डिस्कस करना पड़ा। मैंने डिस्कस किया बच्चे की नीड के हिसाब से कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बताया कि ग्राउंड रियलिटीज़ में असल में क्लासेस के कंडक्शन में क्या मसला आ रहा है। तो वो इस वजह से हमने जितने भी आखिरी वो पेपर्स के स्टूडेंट्स हैं, एजम्पशन ये ली कि ग्रुप बी के पेपर्स वाले बच्चे जो है वो या आखिरी पेपर दे रहे होंगे या शायद एक आध शिफ्ट और होगी। तो ग्रुप बी के पेपर्स में हम लोगों ने फिर वो वीडियोस भेजी कि अगर कोई भी 8-10 ऐसे बच्चे अभी तक अनजान बैठे हों, उन्हें ना समझ आ रही हो और वो अपने आप को बचा सकें, तो वो उस तरह के एक टूटे बच्चे बैच में आ जाए। और वही वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे बहुत बड़ा समंदर है जिसकी वजह से हम कोई जज्बाती हुए हैं। सुबह तक 3 रजिस्ट्रेशंस थे, तो शायद ये कंफर्म लॉस वाला बैच है, लेकिन वो 3 बच्चे तो बचा लेंगे अपने आप को, उनका काम चल जाएगा। तो जब इस तरह आता है ना, तो इसको हम कहते हैं एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक एथिकल कन्फ्लिक्ट होता है। एक एथिक्स ये है कि आपको मार्केटिंग नहीं करनी, और एक एथिक्स ये है कि आप बच्चे को नहीं बताएंगे, बच्चे का नुकसान होगा। तो फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि इस वक्त आपने इमेज बचाना है या बच्चे को बचाना है। तो मैंने कहीं भी वो वीडियो बना के लोगों से नहीं कहा हो कोर्सेज़ में आओ, एडमिशन लो, फलाना। एक अर्ली एनरोलमेंट के वक्त जब कैंपस इनॉग्रेशन का बेनिफिट देना था तब बताया था। एक ये इस बैच के लिए बताया जिस बैच में फाइनेंशियली फ़ायदा तो दूर की बात है, कंफर्म नुकसान है। मैं ये कह रहा था कि वीडियो तो अच्छी होती है। नहीं, असल में बात ये है कि हमने उसमें मकसद वो नहीं ना था कि बहुत ज़्यादा एडमिशन्स को वो नहीं करना था। मार्केटिंग 3 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव, एक को हम कहते हैं परसुएसिव, एक को हम कहते हैं रिमाइंडिंग। इन्फॉर्मेटिव होती है जो पहली दफ़ा बताती है कि क्या चीज़ है। परसुएड है जो लोगों को कन्विंस कर रही होती है और हमारे पास। और रिमाइंडिंग होती है जो जैसे पेप्सी वगैरह के ऐड आते हैं, अगर वो ऐड नहीं भी देंगे तो हमें पता है पेप्सी एग्जिस्ट करती है, वो रिमाइंड कराते होते हैं, हमारे दिमाग पे बार बार हमला कर रहे होते हैं कि हमारे जहन में पेप्सी आती रहे। तो ये जो हमारी ये वाली मार्केटिंग थी, ये इन्फॉर्मेटिव मार्केटिंग थी। इसके लिए शशके नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा टीज़र्स वगैरह नहीं चाहिए कि इधर से एक पॉपअप आ रहा हो, इधर से कुछ इस तरह से हो। जहाँ परसुएड करना है उस तरह की वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी। टीचर की क्लास में चीखती हुई आवाज़ और टीचर जो है वो धड़ाधड़ बच्चों को कह रहा है आ जाओ बस पढ़ते हैं, आग लगा देंगे। तो जहाँ परसुएड करना होता है वहाँ उस तरह की वीडियोज़ आती हैं, और जहाँ सिर्फ बताना होता है वहाँ फीकी सी कच्ची पक्की सी वीडियो होती है। तो खैर आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं और फिर हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। सर अगर हम अभी हैंड्स ऑन कोर्स में से MS ऑफिस ऑनलाइन ले लें और उसके लेक्चर्स रिजल्ट के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। MS ऑफिस में ज़िंदगी आसान है।
MS ऑफिस में इसलिए कि MS ऑफिस की फ़िज़िकल क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। आपने 70 आवर्स उसके पूरे करने होते हैं। आप अगर MS ऑफिस में एनरोल कराएं तो अभी आइडियली ये अच्छा टाइम नहीं है, आपको 1-2 हफ्ते रुक जाना चाहिए। अगर आप जुलाई के समझें 3rd वीक में जाके उसमें एनरोल होते हैं तो वहाँ से आपका टाइम का काउंटर शुरू हो जाएगा। 3 महीने के बाद जाके आप एलिजिबल होंगे, सर्टिफिकेट मिले अगर आपके 70 आवर्स पूरे हो गए। तो होगा ये कि जुलाई के 3rd वीक से लेके अगस्त का 3rd वीक, सितंबर का 3rd वीक, ये 2 महीने आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना और आपने अपने मेन पेपर्स को फोकस करना है। जब लास्ट मंथ आए फिर आपने उसके आवर्स पूरे करने और उसको कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा, आपके रिजल्ट के आसपास आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आपके ये पेपर भी अफेक्ट नहीं हुए होंगे। हैंड्स ऑन में प्रॉब्लम ये था कि हैंड्स ऑन फिजिकली आगे लेना होता था और हमारी अजम्पशन ये थी कि इससे लोग अफेक्ट होंगे। तो फिर हमने इस सारे प्रॉब्लम को देखते हुए ये सोचा कि इस तरह का बैच बनाएं जिसमें 1.25 महीने क्लासेस होल्ड हो, कुछ शुरू में क्लासेस हों और ज़्यादातर क्लासेस एंड पे हों। ICAP के और भी बड़े सारे रूल हैं, किसी हफ्ते में 8 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं हो सकती, 3 महीने से कम में नहीं ख़त्म करा सकते। तो उन सारे रूल्स को मैक्सिमम टाइम कोई नहीं है, हम 15 महीने पे भी फैला सकते हैं। बस बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसको सर्टिफिकेट मिले। कम से कम 3 महीने बाद बच्चा एलिजिबल हो जाता है सर्टिफिकेट के लिए अगर उसने आवर्स पूरे कर लिए हो। जब हमारे पास बच्चा रजिस्टर होता है हम ICAP से कम्युनिकेट करते हैं, ICAP अपने एक पोर्टल में उस बच्चे को एंटर कर देता है। अब अगर हम उसके 2 महीने बाद उनसे कहें दें इसका सर्टिफिकेट नंबर, तो वो कहेंगे भाई अभी बच्चे के 3 महीने पूरे नहीं हुए। तो 3 महीने उन्होंने पूरे करने, आवर्स हमने पूरे करने हैं। उनका सॉफ्टवेयर 3 महीने से पहले एंट्री नहीं करने दे सकता, हमारा हार्डवेयर उस बच्चे के आवर्स पूरे होने से पहले जो है उस बच्चे को एंटर नहीं करेगा। तो हम जो है वो हम चाहते हैं कि वो अपने आवर्स पूरे करे ताकि वो सही से ट्रेंड हो। ऐसे में बच्चे कहते हैं जी आप पागल हो गए, कॉलेज में जाओ पैसे दो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो हम कहते हैं फिर आप उसी कॉलेज में जाओ पैसे दो और सर्टिफिकेट ले लो। क्योंकि हम सिखाना चाह रहे हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि लोग कहते हैं जी ये सिखाना चाह रहे हैं, पागल हो गए, तो हम बस वहाँ चले जाएं जहाँ पैसे देके सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगेन वही वाली बात है कि हमें एथिकली चलना है, हमें वो पैसे नहीं चाहिए जिसमें हम पैसे लेके सर्टिफिकेट दें और बच्चा बेचारा इंटरव्यू देने के काबिल भी ना हो क्योंकि उसे बोलना नहीं आता। तो ये कोर्सेज बोलना और एक्सेल और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इररिलेवेंट डिस्कशन में, क्योंकि हमारी डिस्कशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और अगेन वही बात है कि इसकी मार्केटिंग से बात शुरू हुई थी कि अचानक से एहसास हुआ कि जब हो ही रहा है तो चलो ज़रा कोई और बच्चा भी अगर आ जाए तो क्या हर्ज है। बस थोड़ा सा देर लगा दी हमने ये वो करते करते, बच्चे माइंड बनाते बनाते हफ्ता लगा लेंगे। अच्छा फेसबुक में मुसलसल सवाल ही आ रहे हैं सर ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ताकि कम से कम जब ये ऑनलाइन पूरा हो जाए तो उसको यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लेंगे, इसको मैं कभी ना कभी देखूंगा ज़रूर। तो वो जो है ना ऑनलाइन तो ऐसे ही होता है बस पेंडिंग लेक्चर्स वाला। तो क्या आप लोग तैयार हैं? MFA का मैनेजेरियल पोर्शन हमने बड़ा एक्सप्रेसली उसमें बताया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजेरियल पोर्शन। इस टाइम पे ये अजम्पशन लेना कि MFA की किसी भी कॉलेज में क्लासें ख़त्म हो गई होंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि MFA के 2 हिस्से हैं, फाइनेंस और मैनेजेरियल। अगर एक ही टीचर दोनों पढ़ा रहा हो तो शायद अभी तक वो टीचर फाइनेंस पे ही होगा, मैनेजेरियल की शायद बारी ना आई हो सकता है टीचर ने पहले मैनेजेरियल सोचा और फाइनेंस के ऊपर गया हो, तो मैनेजेरियल पढ़ाने के बाद जब वो फाइनेंस होगा तभी वो फाइनेंस के आधे टॉपिक्स तक भी नहीं पहुंचा होगा। अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे थे जैसे हमारे यहाँ, तो फिर ये है कि साथ साथ जब चल रहे हो तो ज़ाहिर है मैनेजेरियल पोर्शन छोटा है और फाइनेंस पोर्शन बड़ा है। तो मैनेजेरियल वाला टीचर अपने हिस्से का काम ख़त्म कर चुका होगा और फाइनेंस वाला जो है वो अभी चल रहा होगा। तो हमारे यहाँ तकरीबन ऐसा ही हुआ कि मेरा जो मैनेजेरियल पोर्शन है चूँकि उसकी कम वेटेज थी और उसके अंदर कम डेप्थ थी वो ख़त्म हो गया, और जो फाइनेंस है वो ज़ाहिर है अभी तकरीबन गालिबन महीना सवा महीना उसने चलते रहना है। तो उस टाइम पर फिर ये हुआ कि ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो है वो बिल्कुल ही भूल जाएँ थ्योरी, या इन्होंने थ्योरी शुरू से पढ़नी शुरू की थी। आपको पता है न्यूमेरिकल जब साथ आता है तो थ्योरी आउट हो जाती है, फिर लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल ही पसंद होता है और थ्योरी भूल भाल जाती है। तो चूँकि हम सेशन के स्टार्ट से पढ़े थे तो एक अच्छा टाइम है कि हम एक हफ्ते के अंदर एक क्विक रिकैप करें और हम जितना मैनेजेरियल पोर्शन है उसको एक दफ़ा तेज़ी से गो थ्रू करें, ताकि आप जब भी फाइनेंस पढ़ते पढ़ते मैनेजेरियल को रिवाइज़ करना चाहें तो आपके पास कुछ ऐसे लेक्चर्स हों या कुछ ऐसा क्विक कॉन्टेंट हो जिससे आपने सिलेबस को कवर कर लिया हो। तो अब हम जो है वो उस मैनेजेरियल पोर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम पूरे सेशन को एक रिकैप करेंगे तेज़ी से, हमारी रफ्तार तेज़ होगी और इसमें सवाल जवाब कम होंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है। इसको हम क्रैश कोर्स कहते थे पहले, फिर कॉलेजेस ने पोस्ट रिजल्ट को क्रैश कोर्स कहना शुरू कर दिया। तो अब हम इस लफ्ज़ को दोबारा से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। CA फाइनल में भी हम क्रैश कोर्स करते थे, तो अब हम इस दफ़ा जितने भी यहाँ पे देंगे वो क्रैश कोर्सेज होंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे रिवीजन क्लासेस। तो ये क्रैश कोर्स है जिसमें 7 दिन में हम सारा मैनेजेरियल पोर्शन कवर कर लेंगे हम, क्योंकि पता नहीं आप लोग साथ चल रहे होंगे या नहीं चल रहे होंगे।
अगर आप 0 पे हैं तो भी कोई मसला नहीं, अगर आप 40% कवरेज पे हैं तो भी कोई मसला नहीं, अगर आप 80% तैयार करके बैठे हैं तो भी कोई मसला नहीं। ये रिवीजन सबको फ़ायदा देगी। जो 0 पे हैं उनको कम से कम 70-80% तक ले आएगी, जो 40% पे हैं उनको 90% तक ले जाएगी, जो 80% पे उनको ये हौसला दे देगी कि जो मैं बातें कर रहा हूँ उन्हें आती हैं, इसका मतलब है दे हैव डन गुड। आप कभी भी घर बैठ के इतने आवर्स में इतना ज़्यादा रिवाइज शायद ना कर सकें, करने का सोचें भी तो आपको 100 काम निकल आएँ। इधर आपको पता है कि 7 दिन आना है, सवा घंटे की क्लास है, तो 7 दिन सवा घंटे का मतलब है मुश्किल से 8.5 पौने 9 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो 8.5 पौने 9 घंटे में घर बैठ के शायद आप करना चाहते भी तो आपकी अपना फोकस आउट हो जाता, तो इधर मजबूरन डेली आप आ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो रिवाइज हो जाएगा। अब जब आप रिवाइज कर रहे होंगे साथ साथ, तो वाई नॉट कि आप देख लें कि आपको लिखना भी आता है या नहीं। तो इन क्रैश कोर्स के साथ डेली बेसिस पे एक टेस्ट हो रहा होगा इंशाल्लाह। हर दिन जो पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे, आज ओरिएंटेशन, आज पढ़ाई नहीं है, आज वो नहीं है, हाँ, यानी आज के दिन का कल टेस्ट नहीं होगा क्योंकि आज कोई चैप्टर नहीं है। तो जब भी कोई चैप्टर होगा उसका टेस्ट अगले वर्किंग डे पे, सैटरडे वाले का मंडे पे, मंडे वाले का ट्यूसडे पे, फ्राइडे को हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, तो वो सबसे एंड पे होगा। यानी अगर मैं स्केजुअल आपको दिखाना चाहूँ तो स्केजुअल कहीं एंड पे होगा बेचारा। ये कुछ इस तरह से हमारा स्केजुअल है इंशाल्लाह। ये वो डॉक्यूमेंट है जो अचानक से तेज़ी से बना के वो किया कि अच्छा चलो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आए। 7 जुलाई फ्राइडे को ओरिएंटेशन, 8 जुलाई सैटरडे को चैप्टर 7 जो कि हमारे मैनेजेरियल का तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये करेंगे। फिर आपके पास वीकेंड आ जाएगा। अच्छा है कि इन 2 चैप्टर्स को आपको टाइम मिले, यही 2 मेन चैप्टर्स है। तो 7 से आगे छुट्टी मिल जाएगी, आप उसे तैयार कर लेंगे, और 8 के बाद आप सारा टाइम इसको दें। मंडे वाले दिन कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अलावा ज़िंदगी में और कुछ ना करें। सैटरडे को 7 पढ़ेंगे, वो सैटरडे संडे मंडे तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं आराम से। तो ये 2 चैप्टर हमारे मेन होंगे, अभी हम इस पर बात करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हमारे चैप्टर कवर होते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो है वो लास्ट फ्राइडे पे सेशन होगा। वो लोग जो यूट्यूब से इसे कर रहे होंगे बाद में, और आप लोग भी जब इससे फ्री हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एग्जिस्टिंग चलती हुई क्लास में से कुछ बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हमने बीच बीच में की हैं, मैं उनको ढूंढ के एडिट करके वो भी इसमें अपलोड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने रीसेंट पेपर को करने का तरीका पूरा का पूरा डिस्कस किया, उसको लेके चले, एक पूरी क्लास हमने उस रीसेंट पेपर के ऊपर की, हम उसको भी बीच में कवर कर रहे होंगे। जिन लोगों ने रेगुलर क्लास के वो लेक्चर मिस कर दिया उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये 7वें लेक्चर के आगे 2-3 और तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं उस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। और आप लोग जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपके पोर्टल पे तो ऑलरेडी वो डाटा मौजूद होगा, तो आपको शायद ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं वो कस्टमाइज़ हुआ हुआ, एडिट हुआ हुआ लेक्चर आप लोगों के पोर्टल पर भी डाल दूँगा, ताकि आप अगर कभी ज़रा देखना चाहें कि पेपर के वक्त क्या करना है, तो आपको एक जगह पर लेक्चर नज़र आ रहा हो। तो ये इंशाल्लाह ताला प्लान है। 2 दिन इस वीक के, 5 दिन अगले वीक के। फ्राइडे पे इंशाल्लाह ताला हम फ्री हो चुके होंगे। इस फ्राइडे का टेस्ट सैटरडे को, इसका टेस्ट अगले दिन। ये टेस्ट बड़े और ज़्यादा हैवी वाले नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक चैप्टर की अगले दिन टेस्ट करें और टेस्ट देखते साथ ही आपको इतनी हालत ख़राब हो गई कि आप कहेंगे मेरे से नहीं होना। तो इस वक्त टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हल्का होगा, डूएबल होगा, कम से कम आप साथ साथ चल सकें। तो ये हमारा 7 डेज़ का प्लान है। क्रैश कोर्स, अच्छा ये फिर उसके बाद कॉलेज वालों ने जो बीच अल्फाज लिखे, क्रैश कोर्स जो है वो फ्री होगा, स्टूडेंट नॉट एनरोल्ड कैन जॉइन अस। ये बात उन्होंने तब बताई तब तक बच्चे जो है वो अपने घरों से निकल के अपने कॉलेज जा भी चुके थे। टेस्ट हर नेक्स्ट डे होगा। और फाइनेंस पोर्शन का क्रैश कोर्स यानी कि ब्रैकेट में रिवीजन क्लासेस अगस्त में ऑफ़र होगा इंशाल्लाह। हमारे जो सर अदील फाइनेंस की टीचर हैं वो अगस्त में फाइनेंस के पोर्शन का इसी तरह से क्रैश कोर्स कराएंगे 6-7 दिन का, और अभी मैनेजेरियल पोर्शन का क्रैश हो रहा है। तो इस वक्त मेरी अजम्पशन है कि सब लोगों का अभी MFA पूरा नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इस दौरान वो अपना जो मैनेजेरियल पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं मैनेजेरियल फाइनेंशियल एनालिसिस। जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास सिलेबस आउटलाइन आई थी कुछ इस तरह से करके। सेशन के दौरान ही ICAP का एहसास हुआ कि नहीं, इस आउटलाइन को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। यानी सेशन स्टार्ट पे हमारा मैनेजेरियल एनालिसिस वॉज 35 to 45%, जो दरमियान में फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट जो फाइनेंस का पोर्शन है वो 30 से 45 नंबर, और बजटिंग और प्रोजेक्शंस जो है वो 20 से 25 नंबर का पोर्शन था। ये सेशन जब स्टार्ट हुआ तब हम हमेशा हैरान होते थे कि बजटिंग और प्रोजेक्शन में 2 बड़े अहम टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक्स की अच्छी खासी वर्थ और काफ़ी लंबे लंबे सवाल होते हैं। तो ICAP ने ये सिलेबस को बड़ा अजीबोगरीब से वो किया। तो मैं हमेशा से मानता था कि ICAP को यहाँ से कुछ नंबर उठा के यहाँ डाल देने चाहिए, लेकिन सेशन के बीच में ICAP ने यहाँ से नंबर उठा के यानी पहले हमारा थ्योरी जिस पे लोगों का तवज्जो नहीं,
ऊपर से उसको मज़ीद गरीब कर दिया, उसमें से मज़ीद नंबर निकाल लिए। तो इस वक्त करंटली अब इसकी वेटेज जो है वो हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे 30 से 40, ये 30 से 40 है, 35 से 45 नहीं है। तो आपके पास किताबों में सिलेबस आउटलाइन में ICAP की पुरानी सिलेबस आउटलाइन में ये 35 से 45 लिखा है, मेरे एनालिसिस में भी यही लिखा होगा, लेकिन अब हमने इसको आने वाली अटैम्प्ट के लिए इसको 35 से 45 नहीं 30 से 40 कंसिडर करना है जी। ये 30 से 40, यहाँ से 5 नंबर कम हो गए, ये 30 से 40 कर दिया, और ये वाले भाई साहब को भारी कर दिया। ये कितने 25 से 35, इस पोर्शन को 25 से 35 कर दिया। तो हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये बात ना हो, या हो सकता है कुछ लोग इस अपडेट से महरूम रहे हों कि ये अपडेट सेशन के बीच में आई है, सेशन के दौरान आई कि अपने अचानक से कह दिया है कि ये वाली वेटेज इसमें से कुछ नंबर निकाले, इसमें से एंड पे से नंबर निकाले और इस वाले को एलोकेट कर दिया, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ज़रा थोड़ा सा इसको मज़ीद ओपन करते हैं कि सिलेबस आउटलाइन और क्या है। ये 35 से 45, अब इसकी रिवाइज नंबरिंग आपको पता है, इसकी रिवाइज नंबरिंग पता है, इसकी रिवाइज नंबरिंग। इस वाले में बजटिंग और प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये 2 ऐसे बड़े टॉपिक हैं जो ICAP को हर ज़माने में पसंद है। पुराने कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होता था कैफ 8, जब नई स्कीम आई तो वो उन्होंने कर दिया उस पेपर को छोटा कैफ 3, उसमें से भारी टॉपिक्स निकाल दिए। एक भारी टॉपिक था बजटिंग, एक भारी टॉपिक था प्रोजेक्ट अप्रेजल, यानी कि NPV जिसे आप कहते हैं, जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप कहते हैं। तो इस पोर्शन में अब ये 2 हैवी टॉपिक्स हैं। तो ये पोर्शन में वर्किंग कैपिटल भी अपने अंदर एक अहम चैप्टर था जो फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग वो देना चाह रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि इसकी 20 से 25 वेटेज अच्छी नहीं है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया 25 से 35। तो इसकी वेटेज बढ़ गई है, इसके एंड वाले को थोड़ा सा कम कर दिया और इसके 35 से 45 के बजाय 30 से 40 कर दिया। तो ये इस वक्त पहले ओवरऑल आज तक ICAP में टोटल 3 दफ़ा ये पेपर आया है। नई स्कीम में ये पेपर पैदा हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ BM से चीज़ें उठाई, कुछ फाइनेंस से चीज़ें उठाई, कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग, 3 पेपरों को जोड़ा। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट जो जोड़े वो यहाँ है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट यहाँ है और BM के कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो दैट इज़ 3 पेपरों का मिक्सचर, BM, फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जिन्होंने पुरानी कॉस्ट पढ़ी हुई है उनके लिए ये पोर्शन इतना परेशान नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। तो अदरवाइज़ आई कैन सेफली से कि ये 2 चैप्टर्स जो है इस पूरे पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर एक और चेंज क्या हुई, यहाँ इस पोर्शन में एक चैप्टर होता था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये ICAP ने डिलीट कर दिया। शुरू से जब से आया हुआ था सारे लोग कहते थे कि इसका यहाँ आना बनता नहीं है और बिला वजह ये पोर्शन यहाँ पे है, तो ICAP ने इस पोर्शन को ख़त्म करवा दिया। इस पोर्शन में वो खुद भी कंफ्यूज थे, किताब में लिखा कुछ और होता था, पेपर में पूछते वो कुछ और पूछ लेते थे, एग्जाम्पल्स किसी और टेस्ट की दी होती थी, डाटा किसी और टेस्ट का दिया होता था। फॉर एग्जाम्पल किताब में Z टेस्ट बताया हुआ होता था उन्होंने, हो सकता है आप में से कुछ ने ये पोर्शन पढ़ लिया और बाद में ख़त्म हुआ हो। तो किताब में सारा जो डाटा था समझाने वाला वो Z टेस्ट का था, एक एग्जाम्पल में T टेस्ट डाला हुआ था। इस दफ़ा पेपर में T टेस्ट में से सवाल आ गया जो कि ऑफिशियली सिलेबस का हिस्सा नहीं था। बच्चों को नहीं पता लेकिन उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए, बट ICAP को खुद एहसास हुआ कि ये जो है ना कुछ अजीब सा ही हो रहा है, ये स्टैट्स यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो स्टैट्स का चैप्टर नंबर 10 अब हमारी किताब में से डिलीट हो चुका है। कुछ और काम आपके फाइनेंस के पोर्शन के साथ हुए हो तो आपको फाइनेंस के टीचर बताएंगे, वो मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जानता। थोड़ी बहुत बजटिंग वगैरह में प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, बट मैनेजेरियल के पोर्शन में भी कुछ चैप्टर्स में कुछ चीज़ें माइनस हुई हैं। तो जब वो चैप्टर आएगा मैं आपको पढ़ाते हुए, अगर आपके पास पुरानी किताबें होंगी तो साथ साथ बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ चेंज हो गई है जो अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डन। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है। स्प्रिंग 22 नई स्कीम की पहली अटैम्प्ट थी। 32 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आए हमारे पोर्शन से और 3 नंबर के MCQs आए हमारे पोर्शन से। अटैम्प्ट आगे गई, 40 नंबर और 4 44 नंबर, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या कर बैठे हैं, ये तो ज़्यादा जुल्म हो गया। तो अगली दफ़ा वो शर्मिंदा हुए और उन्हें उसको 34 और 8 किया, और इसका मतलब है कि तकरीबन 42, 44, 35। तो सबसे कम जो पेपर आया वो 35 नंबर का है और सबसे ज़्यादा जो आया है 44। आई कैन से कि 40 एक नंबर की औसत है, शायद मैं 38-39 कह सकता हूँ औसतन हमारे पोर्शन से MCQ और थ्योरी मिला के तकरीबन 38 नंबर। ये बात तब हो रही है जब ये पेपर था, ये पोर्शन था, अब इन्होंने कर दिया इसको 30 से 40। तो आई बिलीव कि अब पेपर में तकरीबन 33 से 35 तक, इससे ऊपर शायद अब वो ना जाए हम हमारे पोर्शन को लेके, यानी शायद 1/3 ऑफ द पेपर मैनेजेरियल और 2/3 ऑफ द पोर्शन पेपर आगे वाली चीज़ है।
तो मैनेजेरियल को लेके अगर आप ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा अभी तक कवर नहीं हुआ या इस तरह से करके, तो थोड़ा इतनी परेशानी की बात नहीं है, अब इसकी वेटेज थोड़ी कम हो गई है। बट अगेन इसके अंदर कुछ खास एरियाज़ पे ज़रा ज़्यादा एफर्ट करके आप बड़े जल्दी यहाँ पे अच्छे नंबर लेके और अपने आप को आगे लेके चल सकते हैं। यहाँ तक सब बात समझ आ रही है? तो ये मैनेजेरियल का हमने देखा। बाकी एनालिसिस आपके सामने है, आपके टीचर ने अपने पोर्शन के अपने तरीके से मज़ीद तोड़ के आपको एनालाइज करके या जो भी जैसे बताया हो वो उनका मामला है। इस वक्त मेरा कंसर्न है सिर्फ ये। जब यही मेरा कंसर्न है तो फिर इतने ही पोर्शन को जूम कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं 100% मानूँ, ये 121 नंबर जो 3 अटैम्प्ट्स में आए हैं, अगर मैं इसको 100% मानूँ तो 63% ऑफ द पेपर इन आखिरी 3 चैप्टर से आया है, 7, 8, 9। इसमें से भी देखें तो 7 में से 29% ऑफ द पेपर औसतन आपका मैनेजेरियल पोर्शन का 29% एक ही चैप्टर से है। फिर अगर देखें तो चैप्टर 6 है जिसमें पेस्टल कंबाइंड है। चैप्टर 6 असल में कुछ भी नहीं है। चैप्टर 6 में वो कहते हैं पहले 5 चैप्टर्स के कंबाइंड सवाल। तो आईकेएफ कभी कभी पहले 5 चैप्टर्स का कंबाइंड सवाल बनाता है, तो बजाय इसके कि मैं उन 5 चैप्टर्स में तोड़ के उसके नंबर दिखाता, मैंने उसको चैप्टर 6 के आगे दिखा दिया। तो एक सवाल ऐसा है जो कि कंबाइंड आया हुआ है। जब इन्होंने मॉक शेयर किया था तो मॉक में कंबाइंड सवाल था, और उसके बाद रीसेंट पेपर में उन्होंने जो है वो 10 नंबर का एक सवाल कंबाइंड पूछा हुआ है। बट अगेन एग्जामिनर अगर कभी भी चाहेगा कि उन 5 चैप्टर्स की अच्छी कवरेज करे तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि कंबाइंड सवाल पूछ ले पेस्टल का और ज़िंदगी आसान हो जाए। इस पोर्शन में अगर हम देखें तो 7, 8, 9, 8 और 9 से तकरीबन करीब करीब की वेटेज है, और 7 के ऊपर उसका तवज्जो थोड़ी ज़्यादा है। आई कैन से कि 7 और 8 आर द मेजर पार्ट। 29 और 19 48%। तो 48% हाफ ऑफ द पेपर, 2 चैप्टर्स में से हाफ ऑफ द पोर्शन। तो मैनेजेरियल पोर्शन में जब आए आपने 7, 8 के साथ तो सोचना भी नहीं है कि इनके साथ मैं जो है ना कोई नाइंसाफ़ी करूं। 7, 8 को तो घोल के पी लेना है। जब घोल के पी रहे हो तो थोड़ा सा सफूफ साइड पे रखा होगा चैप्टर 9। चैप्टर 9 पहले ज़्यादा बातें होती थी उसमें, आप आई के अपने उसमें से 2-3 सफ़े और उड़ा दिए। अब चैप्टर 9 बेचारा सिमट के सिर्फ 2 मॉडल्स और हल्की सी डिस्कशन पे रह गया है। तो ये 2 चैप्टर्स और चैप्टर 9 के अंदर 2 मॉडल्स दिए हुए एथिक्स के, इनको जोड़ लें तो 63%, तो मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन आधे से ज़्यादा पेपर इन 2 चैप्टर्स और उन 2 मॉडल्स में से बन रहा है मैनेजेरियल। तो मैनेजेरियल जब भी तैयार करना है बैठना है आपने हमेशा इन 2 चैप्टर्स को और फिर 9 के उन मॉडल्स को सबसे अवलीन तरजीह देनी है। उसके बाद अगर किसी चैप्टर को ज़्यादा तवज्जो देने का दिल हो तो चैप्टर 4 आईटी वो हर दफ़ा कुछ ना कुछ आईटी के बारे में वो पूछ रहे होते हैं। चैप्टर 4 में आईटी और आईटी से रिलेटेड डिस्कशन है, और कुछ रट्टे वाले सवाल भी यहाँ से बन सकते हैं। तो इन 2-2.5 चैप्टर्स के बाद अगर वेटेज देनी है तो ये वाले चैप्टर को। बाकी चैप्टर 1, 2, 3, 5 इनको सरसरी सा समझ लेना है, अंदाज़ा ले लेना है कि बातें क्या हो रही हैं, लॉजिकली अंडरस्टैंड कर लेना है। इनको क्रैम करने नहीं बैठ जाना, इनके ऊपर ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं लगानी, क्योंकि आपने फाइनेंस पे भी काफ़ी काम करना है। तो मेरी नज़र में 2 चैप्टर्स घोल के पीने वाले हैं 7, 8। एक चैप्टर जिसमें से सिर्फ 2 टॉपिक अच्छी तरह से करने हैं वो है चैप्टर 9, और इन सब के बाद अगर कुछ ज़रूरी है तो वो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ लॉजिकल है। बाकी चैप्टर 1 से लेके 5 तक सिवाय चैप्टर 4 के थोड़े से रट्टे वाले पोर्शन के, जब चैप्टर 4 आएगा मैं आपको बताऊंगा कौन सा रट्टे वाला पोर्शन है, कौन सा लॉजिकल पोर्शन है। तो आपने रट्टे वाले पोर्शन को थोड़ा सा एक दफ़ा जहन नशीन करना है। बाकी 1 से 5 तक आपने सिर्फ सरसरी सा पढ़ लेना है। यही सारी बात तकरीबन इस तरह से करके लिखी हुई है। चैप्टर 6 एग्जिस्ट नहीं करता। ये कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल है चैप्टर 1 से 5 की। इसमें आई के अपने 4 प्रैक्टिस के सवाल दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस है। तो एक चैप्टर तो ख़त्म हो गया 9 में से। ये 2 इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस हैं कंपनियों के। तो इसके बारे में मैंने किसी ज़माने में लिखा था कि एक्सटर्नल एनालिसिस है और इंटरनल है, इन 2 चैप्टर्स को आपने घोल कर पी लेना है। चैप्टर 9 के बारे में मैंने बोला था कि कोड ऑफ एथिक्स के बेसिक्स दिए हुए और 2 मॉडल्स दिए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आईकेएफ का कोड उन्होंने यहाँ से उड़ा दिया। उन्होंने सोचा बच्चों को अच्छी दफ़ा कोड पढ़ा दिया हमने, ऑडिट में भी है, FR2 में भी है, थोड़ा सा टेक्स्ट में भी तस्करा था, तो हमारी जान बख्शी हो गई है। यहाँ से कोड ऑफ एथिक्स का पोर्शन उड़ा दिया उन्होंने। तो 2-3 इजाफी सफ़े जो है वो माइनस हो जाते हैं यहाँ से। ये ऊपर वाले इसको घोल के पीने और इस वाले को दिल पे नहीं लेना, ठीक है।
रीडिंग करनी है, रिटेन करने की नीयत नहीं रखनी। अगर कुछ रिटेन करना है तो 4 इज़ द थिंग जिसमें से कुछ चीज़ों को याद किया जाना चाहिए, और लकीली 4 में से कुछ चीज़ें और डिलीट भी कर दी उन्होंने। तो आई क्या मेहरबानियाँ करता जा रहा है, उसने सिर्फ नंबर कम नहीं किए, उसने थोड़े से हमारे सफ़े भी कम कर दिए। डन। अगर मैं हमारे सिलेबस को किसी और तरीके से देखूं तो बेसिकली हमारा सिलेबस हमें 3 तरह की चीज़ें बताता है, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और एथिक्स। एक बिज़नेस ने बाहर की दुनिया को कैसे एनालाइज करना है, अपने आप को कैसे एनालाइज करना है, और बिज़नेस करते हुए आपने एथिक्स को किस तरह से देखना है। एथिक्स पे एक चैप्टर, वो भी 2-3 सफ़े में ख़त्म हो जाता है। इंटरनल एनालिसिस एक अकेला चैप्टर है, चैप्टर 8, जो बताता है कि अंदरूनी तौर पे आपने किन किन चीज़ों को बेहतर तरीके से करना है। एक्सटर्नल एनालिसिस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पेस्टल और कंपटीशन। आपने बाहर की दुनिया में कंपटीशन को कैसे देखना है, चैप्टर 7 बताता है, और बाहर की दुनिया में डिफरेंट फोर्सेज हैं, चैप्टर 1 से लेके 5 तक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आपने इनको किस तरह से देखना है। तो पेस्टल उन 5 चैप्टर्स को मिला के कहते हैं। वैसे तो इसमें एक और चीज़ भी है जो उनमें मिस हो गई है, लेकिन पेस्टल इज़ आपके इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ये चीज़ें क्या चेंज लेके आ रही हैं, और चैप्टर 7 बताएगा कि कंपटीशन को आपने क्यों देखना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो अगर मैप देखें अपने सिलेबस का तो कुछ इस तरह से है। अब जब हम एक राइटिंग के पेपर की तरफ आते हैं तो एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में आता है कि हमने चीज़ों को कैसे तैयार करना है और क्या बातें हमें पता होनी चाहिए और क्या खौफ हैं इस पेपर के। इस पेपर में कुछ टिप्स, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से पढ़ना होगा। हो सकता है सवाल पढ़ते साथ आप इतने एक्साइटेड हो जाएं कि आप जवाब लिख दें पूरा और बाद में पता लगे कि जवाब उन्होंने पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फीचर्स पूछे थे। तो इसमें रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट इस पेपर का बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वाहिद पेपर है जो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों की मिक्सिंग है। थ्योरी की तरफ जाएंगे तो न्यूमेरिकल हाथ से निकल जाएगा, न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे थ्योरी हाथ से निकल जाएगी, दोनों को करेंगे पेपर हाथ से निकल जाएगा। तो वो समहाउ कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा प्लान करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। पेपर वाले टाइम पे अपने आप को आदी करना होगा कि 1.25 घंटे के अंदर अंदर मैनेजरियल का पोर्शन करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाए आपकी, तो आप डिफ़ाइन कर सकें। पेपर में जब जाएं तो आपको पता होगा मैंने पहले कौन सा पेपर वो चूज़ करना है, फिर कौन सा। ये रिवीजन क्लासेस के एंड पे जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें मैंने मैनेजरियल पोर्शन के शुरू में कौन से सवाल करने चाहिए, बाद में कौन से करने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, उसके ऊपर बड़ी थॉरो डिस्कशन की है। हो सकता है क्लास के अपने बच्चों को भी भूल भाल गई हो, या हो सकता है उस दिन वो बच्चे एब्सेंट हो ये सोच के कि आखिरी दिन है क्लास का, आज कौन सी काम की बात हो जानी है। तो वो डिस्कशन भी हम यहाँ पे इन सेशंस के एंड पे हम अपलोड कर देंगे कि पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने पहले और बाद में कौन से सवाल करने हैं। अब अगला सवाल ये कि क्या पेपर में पहले फाइनेंस शुरू करें या मैनेजरियल शुरू करें, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अकाउंटिंग इतनी पसंद होती है, कुछ लोगों को सवाल इतने पसंद होते हैं कि वो कहते हैं कि हम वो वाला पोर्शन शुरू करेंगे और हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो आप शुरू तो कर लेते हैं लेकिन जल्दी जल्दी वाली बात नहीं होती। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल शुरू हो जाते हैं, एंड पे जाके फंस जाते हैं और 2 नंबर लेने के लिए 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो ज़ाती तौर पे मुझे ये खदशा लगता है कि अगर आप न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो ये गलत अप्रोच है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक ओपिनियन बायस्ड है। पहली बात है मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, दूसरी बात है कि मैं थ्योरी में ज़्यादा स्पेशलाइज हूँ, तो समहाउ मतलब मुझे ज़ाहिर अपना पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप अपने तौर पे अपनी ज़ाती प्रेफरेंस देखनी है और आपने 1-2 मॉक्स में तजर्बे करने हैं दोनों तरह से। एक दफ़ा थ्योरी वाला पहले करके देख लेना है, 1-2 न्यूमेरिकल पहले करके देख लेना है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर सकेंगे। टू मी बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि थ्योरी पहले करने में ज़्यादा फ़ायदा है। मैं फाइनेंस वाले पोर्शन को भी जानता हूँ, उससे भी वो वाकिफ़ हूँ, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन अगेन मेरा जुमला बाइस्ड हो सकता है और आप में से किसी को शायद न्यूमेरिकल इतना पसंद हो कि मेरा ये जुमला उसको खामखा कन्फ्यूज़ कर दे। तो ये डिसीजन आपका है कि आपने थ्योरी पहले करनी है न्यूमेरिकल। एक और अप्रोच भी होती है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ी सी थ्योरी। ये फंसा रहता है ये बच्चा हर वक्त, ये कंफ्यूज रहता है। हाँ, दिस कैन हैपन कि आप थ्योरी शुरू की, आपने 3 सवाल कर लिए, एक सवाल बहुत ही ओखा सा लग रहा है, आप कह रहे हैं इसे क्या समझना, छोड़ो साइड पे करते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जब न्यूमेरिकल एंड पे जाके फंस जाएंगे और 15-1 मिनट रह गए होंगे तो इधर आके देख लेंगे इस सवाल में क्या करना था। तो ये अगेन मतलब ये इतनी सब्जेक्टिव बात है कि इसके ऊपर मैं कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। ये चीज़ होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। रीसेंट पेपर को उठा के मॉक के तौर पे दें, कॉलेजेस मॉक अवेलेबल करे होंगे, पेपर से 2 हफ्ते पहले हम यहाँ मॉक कंडक्ट कर रहे होंगे, मुख्तलिफ जगह मॉक कंडक्ट हो रहा होगा, मॉक दें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैनेजरियल पोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू पास, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल और थ्योरी में हमेशा जंग न्यूमेरिकल जीत जाता है। आपको FR1 के साथ जब B लॉ मिलता है
तो FR1 हमेशा 70% टाइम ले जाता है और बी लॉ बेचारा 30% पे। आपको FR2 के साथ कम्पनी लॉ मिलता है तो कम्पनी लॉ बेचारा रुल जाता है और FR2। तो इधर भी जब आपको फाइनेंस के साथ थ्योरी मिल रही है एक ही पेपर में तो थ्योरी बेचारी कॉर्नर हो जाती है। इतना कॉर्नर नहीं करना उसे, और करने का मूड भी है तो कम से कम वो 2-2.5 चैप्टर सही से करके चैप्टर 4 की थोड़ी सी क्रैमिंग करके फिर बाद में कॉर्नर कर दें, खैर है। तो इतना बेरगबती नहीं दिखानी। हाँ, चैप्टर 1 से रिलेटेड आप मेरा लेक्चर दोबारा सुन लें, शायद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो लेक्चर पेपर में जहन में रह गया, कुछ ना कुछ चल जाएगा। चैप्टर 2 में चल जाएगी अप्रोच, चैप्टर 3 में चल जाएगी, चैप्टर 5 में चल जाएगी। इन 4 चैप्टर्स को भले मत कीजिएगा याद, भले मत लिखिएगा, लेकिन चैप्टर 4 में से कुछ चीज़ों को क्रैम करने के लिए लिखना होगा। और 7, 8, 9 पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करना। 9 तो ही बड़ा छोटा सा गया है। शॉर्टकट या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी है, यहाँ नहीं वहाँ। फाइनेंस में सवाल लेंथी हो जाते हैं तो आपको फॉर्मेट्स आने चाहिए, आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम टाइम बचा सकते हैं। एक ही कैलकुलेशन, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन 2 तरीके से हो सकती है। एक लंबा तरीका होता है, एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका होता है, आप उसको प्लस माइनस करके कर लेते हैं। एक में आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के बाद एंड पे पहुंचते हैं, एक में आप हर ऑपरेटिंग कॉस्ट को सीधा सीधा टैक्स करते जा रहे होते हैं। तो टीचर मुख्तलिफ तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, तो समहाउ आप थोड़ी सी स्ट्रक्चर अप्रोच पे आएँ, शॉर्टकट की तरफ आएँ। MFA मैनेजरियल पोर्शन में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि सवाल करते हुए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देन सेलेक्टिव स्टडी अवॉइड करनी है। ये नहीं कि कुछ चैप्टर कर लिए, कुछ चैप्टर सिरे से नहीं किए। फोकस स्टडी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर 1 छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर 1 उतना कर लें कि पेपर में खुद से लिखने के काबिल हो। मत उसको पूरे को लिखने बैठे, मत पूरे को रट्टे मारें। छोड़ना नहीं है लेकिन बहुत दिल से भी नहीं करना। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, फोकस स्टडी करनी है। कम पढ़ना है लेकिन सुथरा पढ़ना है। अब थ्योरी का अलमिया, थ्योरी आपने एन पेपर वाले दिन लिखनी होती है। अकाउंटिंग में क्लास में टीचर आता है, सवाल कराता है, आप रजिस्टर पे सवाल लिख रहे होते हैं। घर से होमवर्क देता है, घर जाके क्या कर रहे होते हैं, सवाल लिख रहे होते हैं। टेस्ट होता है, सवाल लिख रहे होते हैं। अगले दिन क्लास में जो आप होमवर्क करके आए होते हैं, टीचर वही आप ये जानते हुए कि आप नहीं करके आए होंगे होमवर्क, वो क्लास में करा रहा होता है। आप पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। पेपर में जाके सवाल कर रहे होते हैं। तो पेपर में सवाल समझ आए ना आए, आप लिखते लिखते पास हो जाते हैं। थ्योरी का अलमिया ही और है, क्लास में सुनते हैं। ऑनलाइन वाले क्लिप फॉरवर्ड कर करके 1.5 और 2 पे सुनते हैं। कानों में टूटियाँ लगाई होती हैं, कई दफ़ा स्क्रीन भी नहीं देख रहे होते, साथ में कोई गेम भी खेल रहे होते हैं। PUBG खेल रहे हैं, बंदा फायर करता हुआ जा रहा है, पीछे कान में आब्दी साहब की आवाज़ आ रही है, तो ठीक है, और एंड पे टिक लगा देंगे कि लेक्चर कंप्लीटेड। तो थ्योरी का प्रॉब्लम ये है कि क्लास में लोग सुनते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, अगले दिन तबसरा करते हैं, और जो पेपर में जाके करना है वो है लिखना। अच्छा, जब पास पेपर्स करते हैं तो भी नहीं लिखते। सवाल देखा, जवाब देखा, फिर सोचा हाँ मैंने ये सोचना था, हाँ मैंने यही सोचना था। थोड़ी तरतीब बदल देने की ज़रूरत है। कम से कम सवाल पढ़ने के बाद सोचने वाले एलिमेंट को ले आएँ, मत लिखें। कम से कम सवाल के बाद दिमाग को पहले मौका दें, फिर किताब को मौका दें। तो थ्योरी का प्रॉब्लम ये है कि ये ना क्लास में, ना होमवर्क करते हुए, ना पास पेपर्स करते वक्त, ना डिस्कशन करते वक्त उस मोड पे होती है जिसमें पेपर में करना होता है, पेपर में लिख के करना होता है। टीचर बेचारा फिट लेता है टेस्ट, और टेस्ट वाले दिन वो और जो टीएज हैं वो बैठ के इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि शायद बच्चे आ जाएं, शायद बच्चे आ जाएं। ठीक है, वो कॉलेज में ना बीच में सैटरडे वाले दिन ना बहुत मसला हो जाता था रूम एलोकेशन का, और ये ना अगर कि कोई भी एक क्लास में बच्चे ज़्यादा हो गए, कम हो गए ना, तो हमें बड़ा शॉर्ट हो जाता था सारा कुछ। तो एक बंदा नुमाइंदा घबराया, उसने कहा सर वो आपने MFA का टेस्ट रखा हुआ है सैटरडे को। तो हमारे तो रूम्स में जो टेस्ट वाला रूम है उसमें मुश्किल से 3-4 बच्चों की गुंजाइश है। मैंने कहा MFA है, क्या बात करते हो, बहुत है, 3-4 कुर्सियाँ हैं, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। कहने का मतलब है कि लोग टेस्ट को इतना ज़्यादा बेरगबती दिखाते हैं। अगर आप अभी तक बेरगबती दिखाते रहे हैं तो आपके पास अपने आप को सुधारने का मौका है। वो नहीं होता बंदा मरने के बाद कहता है कि मुझे को 10 दिन और मिल जाए ना, मैं ज़िंदगी में जाके उस तरह से जीऊँ जैसे अल्लाह ने कहा था। तो समझे आपको 7 दिन मिल गए। तो जब आप कहते हैं ना कि मैं अगली दफ़ा सही से पढ़ूंगा, अगली दफ़ा की ज़रूरत ही नहीं है, आप इन 7 दिन सही से पढ़ लें। इन 7 दिन में रिपीट टेलीकास्ट करें, लेक्चर भी ध्यान से सुने,
घर जाके भी पढ़ें, याद भी करें और लिख के टेस्ट भी दें। हाँ, टेस्ट इतने मुश्किल नहीं बनाएंगे कि आप लोगों को फिर मायूसी होना शुरू हो जाए, तो टेस्ट का लेवल रेगुलर क्लास से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो क्योंकि वो डेली हो रहे हैं, एक दिन में ये अजम्पशन लेना कि लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे, वो भी थोड़ी बेरहम अजम्पशन है। हम सारा गुस्सा निकालेंगे मॉक में, कि मॉक फिर एक अच्छा कम्प्रीहेंसिव इस लेवल पे होगा कि जब आप आएँ तो आपको ज़रा कुछ डिफ़िकल्टी लगे और आपके लिए वो चैलेंजिंग हो। तो बस वो जो सारा कुछ सोचा था आपने सेशन के स्टार्ट में, फिर रिज़ल्ट आने पे, फिर उसके बाद दोबारा, और जो पेपर देने के एक हफ़्ते बाद सोचना है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, अभी सोच लें और कल से सीरियस हो जाए। सवाल कितनी तरह के आते हैं, मैं बता ही रहा था कि थ्योरी का अलमिया ये है कि आपको ये नहीं पता होता कि इसको लिखना कैसे है। अकाउंटिंग कर करके आपका हाथ सेट हो गया होता, आपको पता होता है कि पहले एक टी अकाउंट बनाना है, फिर ऐसे करना है, कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड पे डालनी है, कुछ राइट पे डालनी है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे नंबर मिलते चले जाएंगे। थ्योरी में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि MFA के अंदर मैनेजरियल पोर्शन में सवाल किस तरह के आते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, उनको अटेम्प्ट करते हुए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ये अगर लेक्चर आपको समझ आ जाए तो फिर पेपर करते वक्त आपको ये प्रेजेंटेशन का मसला नहीं होगा कि समझ ही नहीं आता सवाल को शुरू कैसे करें। सवाल होते हैं तकरीबन 5 तरह के। पहली कैटेगरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, प्लेन सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है, यानी रट्टे वाले सीधे सीधे सवाल। ये सवाल दिखने में कुछ इस तरह से होता है, छोटा सा 1 लाइन 2-3 लाइन का सवाल होता है, जिसमें कोई किरदार नहीं होता, कोई कंपनी नहीं होती, किसी इंसान का नाम नहीं होता। बस वो कहते हैं आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की फ़ीचर बता दें, वो कह देते हैं अच्छा आप बताएं वैल्यू चेन किसे कहते हैं, आप बताएं फलाना किसे कहते हैं। यानी कि पहला सवाल है, पहली तरह का सवाल है जो बिल्कुल सीधा सवाल है, ना कोई सिनेरियो, ना कोई सिचुएशन, ना कोई इंसान, ना कोई किरदार, छोटा सा सीधा सा रट्टे वाला सवाल। समझाने के लिए आपको अब आपने ना इसको थोड़ा जूम करना है, मैं ना भी नज़र आऊँ लेकिन बोर्ड ज़रा नज़र आए ताकि लोगों को समझ आए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बारीक लिखा हुआ है। जैसे डिस्क्राइब ब्रीफली सीरियन फीचर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री बैरियर विच में डिस्करेज एंट्रेंट फ्रॉम फलाना फलाना फलाना। जिन्होंने सिलेबस पढ़ा हुआ है उनको टॉपिक पता है। मकसद इस वक्त ये बताना है कि ये तकरीबन इस तरह का देखेगा सवाल, 2 लाइनें 3 लाइनें 4 लाइनें, और ज़्यादा लाइनें भी होंगी तो आपने देखना है कोई किरदार वगैरह तो नहीं। अगर किरदार नहीं है तो किताब में से कोई सीधी सी बात उन्होंने पूछी होगी जो आपने किताब में से जवाब देनी है। तो इसको प्रेजेंट करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, आपने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर देना नोट से। कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए कि स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें, हेडिंग कौन सी डालें। उन्होंने कहा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर बताएं, आपने 4 फीचर उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिए। उन्होंने कहा वैल्यू चेन में क्या 5 चीज़ें होती हैं, आपने कहा नहीं ये 5 चीज़ें होती है। उन्होंने कहा पोर्ट ऑफ 5 फोर्सेस के नाम बताएं और एक्सप्लेन करें, आपने नाम बताना एक्सप्लेन करना है। जो उन्होंने कहा है जैसे उन्होंने कहा है बस आपने अपनी याददाश्त को उठा के लिख देना है। कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, बस जो किताब में नोट्स में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ जा सकता है। डन। सेकंड कैटेगरी सीम्स लॉजिकल सवाल होता है, रिक्वायरमेंट सीधी सी होती है लेकिन कहीं ना कहीं किसी इदारे का किसी सिनेरियो को जिक्र किया होता है। हम इसको लॉ वगैरह में टाइप 2 सवाल कहते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे रिक्वायरमेंट से आपको नज़र आ रहा होता है कि क्रैमिंग वाला है, लेकिन दरमियान में किसी इदारे का जिक्र होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हॉरिजॉन लिमिटेड है, एक ख़ास किस्म का बिजनेस कर रही है और आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अलग अलग फेजेस में बताएं कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी प्रोमोशनल स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व होती हैं। अब किताब में एक जगह एक ऐसा टेबल है जो इन अलग अलग फेजेस पे बताता है कि किस तरह की प्रमोशन होती है, लेकिन उन्होंने सीधा सवाल नहीं पूछा, उन्होंने एक कंपनी का जिक्र किया है। ये कंपनी है, ये कंपनी ऐसे ऐसे कर रही है, बताओ कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी ये वाली कंपनी में परसू फॉर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये किस तरह का सवाल होगा जिसमें सिचुएशन सी होगी लेकिन नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि वो पूछा उन्होंने आपसे रटा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पिछले सवाल की तरह सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है और फिर आईके एग्जामिनर कमेंट में कहेगा कि बच्चों ने रेफर ही नहीं किया सवाल में उस इदारे को जिसका हमने जिक्र किया था। तो आपने क्या करना है, सवाल शुरू करना है 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद। उन्होंने ये 4 फेजेस में प्रमोशन पूछी है, अगर ये ऊपर सिनेरियो ना होता तो आप क्या करते, 4 पोर्शंस की हेडिंग डालते और नीचे 2-2 लाइनें लिख देते। अभी भी ऐसे करना है, बस सवाल शुरू करना है 2-3 लाइनों के बाद, पेज के शुरू की 3 लाइन छोड़ी और नीचे आपने अपना जो रटा रटाया सवाल था वो पेस्ट कर दिया। अब आना है पहली वाली लाइन पे और बड़े जमा के प्यारा सा एक जुमला लिखना है जिसमें इस इदारे को रेफ़र करते हुए इस आंसर को कर देना है। जुमले सवाल में से मिलेंगे। स्टेट द टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज विच HL may pursue for marketing of its wide range of products in this and this phase।
तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज विच HL में परसू फॉर मार्केटिंग ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। उस इदारे को रेफर करना है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली उसका एक नंबर ज़रूर रखा हुआ होगा। और आई कि आपको बड़ा दुख लगेगा कि उन्होंने एक सिचुएशन बनाई और आपने सिचुएशन को बिल्कुल साइड पे फेंक दिया और सिर्फ रट्टे में जवाब दे दिया। जवाब भले रट्टे में दे, लेकिन उस सिचुएशन का एहतराम ज़रूर करना है। इतना एहतराम ज़रूर करना है कि आपने स्टार्ट द आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन, देन कॉपी पेस्ट कर देना नोट से। और शुरू में अगर वो आप जुमला बनाने बैठे तो वो जो जहन में रट्टा आ रहा है हो सकता है इधर-उधर ना भाग जाए। कई वो होता है ना कि सवाल देखा, दिल करता है बस फ़ौरन से रट्टा लिख दें इसमें। तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले रट्टा लिख देना है शुरू की 3 लाइनें छोड़ के, फिर सुकून से 2-1 मिनट लगा के उस लाइन को प्यारा प्यारा जमा के लिखना है कि लगे कि क्या ज़बरदस्त स्टार्टर दिया है। तो स्टार्ट वहाँ से करना है। नीचे तो आपने फनकारी की हुई है, नीचे तो आपने रटाया लिखा हुआ ही है, तो सवाल के बीच में से अल्फाज उठा के उनको पिरोते जाना है और फिर एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ। तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा कि एक स्टूडेंट ने बड़े अच्छे तरीके से रेफ़र किया कि ये वाली कंपनी को ये तरह के काम करने चाहिए, और नीचे वो सारे काम भी दे दिए। तो नीचे के नंबर भी मिल जाएंगे और 1-1.5 इजाफी नंबर उसको रेफ़र करने का वो भी मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर मिस हो जाता अगर आपने सिर्फ रट्टा लगाया होता। तो अभी भी हमें बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, आपने इंग्लिश सवाल में से उठानी है। तो ये सवाल कुछ इस तरह का दिखता है कि थोड़ा सा सिनेरियो और कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई होती है। फिर आता है सिलेक्टेड मॉडल की एप्लीकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करें एलिमेंट्स ऑफ मॉडल। हमारे सिलेबस में 10-11 मॉडल्स हैं। मॉडल कहते हैं एक रिसर्च को, ये मुख्तलिफ जो थ्योरिस्ट हैं, मुख्तलिफ बिजनेस एनालिस्ट हैं, ये अपनी ज़िंदगी भर तजर्बे करते रहते हैं। 700 कंपनियों के पे एक्सपेरिमेंट किए, 200 इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किए, 500 बिजनेस पे एक्सपेरिमेंट किए, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और आहिस्ता करके एक रिसर्च, एक थ्योरी दे देते हैं कि भाई कामयाबी के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, फलाना के लिए 3 काम करने ज़रूरी हैं, कंपनी को इंटरनल पॉलिसी बेहतर करने के लिए इन 4 एरियाज़ पे काम करना होगा, जिसने नया बिज़नेस शुरू करना है उसने इन 5 चीज़ों को देखना होगा, जिसने ये काम करना है उसने 3 चीज़ों को देखना होगा। तो ये मॉडल्स कहलाते हैं। तो हमारे सिलेबस में कुछ मॉडल्स हैं, मेनली चैप्टर 7 और 8 में। चैप्टर 9 में 2 मॉडल्स हैं, बाकी 7-8 में सारे मॉडल्स हैं। एक मॉडल पेस्टल कहलाता है, जो कि कलेक्टिवली चैप्टर 1 से लेकर 5 तक है। तो 7 और 8 जब अच्छे तरीके से कर चुके होंगे तो ये मॉडल आपको मिल जाएंगे। ICAP को बड़ा अच्छा लगता है कि वो मॉडल में से सवाल पूछे। तो इन चैप्टर्स में भी जब भी कोई मॉडल आ जाए ना कि जी 5 फोर्सेस है, ये जी वैल्यू चेन है, ये फलाना है, यानी एक साहब होंगे, एक ऑथर होंगे जिन्होंने एक मॉडल दिया होगा, उस मॉडल की कुछ हेडिंग्स होंगी, उसको कुछ फीचर्स होंगे। कुछ जगह तो किताब में जनरल डिस्कशन लगेगी। तो जब मॉडल आएगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा रिवीजन क्लासेस में कि ये एक मॉडल है, इस मॉडल को आपने जहन में रखना है। तो सवाल समटाइम क्या आता है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, सम पार्ट्स या पैरा गिवन होते हैं, आपसे आइडेंटिफाई और लॉजिकल रीजनिंग रिक्वायर कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह से 1-2 पार्ट्स दिए हुए होते हैं सवाल में, और वो आपसे कहते हैं बताओ फलाना वाले मॉडल का कौन सा कंपोनेंट है इसमें, फलाना वाले मॉडल का कौन सा कंपोनेंट। तो समटाइम क्या होता है कि एक मॉडल किताब में उसके 5 एरियाज दिए हुए हैं, किसी मॉडल के 3 एरियाज दिए हुए हैं। तो जब ये सवाल आता है तो आपने उस मॉडल को सोचना होता है और उनके जो कंपोनेंट्स हैं सोचना होता है, उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था। ये सवाल क्या कह रहा है, डिस्कस द रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशेल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसके मुताबिक रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, उसने 5 तरह की एनवायरनमेंट, 5 तरह की बातें बताई हुई हैं। उन्होंने कहा रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बताना है। मॉडल ऑफ कंपटीशन ने ईच ऑफ 3 सिनेरियो प्रेजेंटेड बिलो, और नीचे 2 हैं, चूँकि जगह कम थी तो मैंने 2 ही वो कर दिए। तो ईच ऑफ द 3 सिनेरियो प्रेजेंटेड बिलो सब्सटेंशिएट योर आंसर बाय स्टेटिंग द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट फेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ईच ऑफ द सिनेरियो। इन सिनेरियो में बताना है कि कौन सा एलिमेंट है और क्यों, आपने लॉजिकली बताना है कि आप क्यों कहते हो कि ये ऐसा है। इस सवाल में पहली दिक्कत होती है कि आपने सही मॉडल का नाम, सही एलिमेंट के नाम तक पहुंचना होता है। अगर पहुंच जाएं तो आगे ज़िंदगी आसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको कुछ निशानियाँ बताएंगे, और जो आपने मॉडल पढ़ा होगा उस मॉडल में उस हेडिंग के नीचे भी कुछ निशानियाँ होंगी। तो जो निशानी आपको, फॉर एग्जांपल एक मॉडल है जो बताता है कि जी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं स्टार, वो तब होती हैं जब वहाँ हाई ग्रोथ होती है और मार्केट में उनका हाई शेयर होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं क्वेश्चन मार्क, जो हाई ग्रोथ में तो होती हैं लेकिन उनका शेयर कम होता है। अब सवाल आपको निशानियाँ देगा, जिस निशानी से आपको पता लग जाएगा कि इसमें दोनों चीज़ें हाई हैं या एक हाई और एक लो है। अगर दोनों हाई हैं तो आप कह देंगे ये स्टार है, और एक हाई और एक लो है तो आप कह देंगे ये क्वेश्चन मार्क है।
तो क्या होता है कि हर मॉडल में ना उसकी जो नीचे बुलेट दिए हुए होते हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो सवाल आया है उसमें से आपने निशानियाँ उसको उस पार्ट को, अच्छा नॉर्मली क्या होगा, हर पार्ट दूसरे से फ़र्क होगा, तो ये बेसिकली दो अलग अलग सवाल है। आपने इस पार्ट को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और सोचना है कि इसमें कौन सा वाला एलिमेंट ज़्यादा फिट होता लग रहा है, क्यों फिट होता लग रहा है, 3-4 चीज़ें अंडरलाइन कर देनी है। फिर बड़े फ़खर से पेपर में जाके हेडिंग देनी है उस वाले एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल आपने कहा राइवलरी, मतलब एक मॉडल है जिसमें एक हेडिंग है राइवलरी, आपने राइवलरी की हेडिंग दी और इसके बीच में जो 3 चीज़ें अंडरलाइन की थी उस राइवलरी की हेडिंग के नीचे वो 3 चीज़ें लिख दी कि इन 3 चीज़ों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये राइवलरी है। सम टाइम एग्जामिनर कहता है कि आप मॉडल का एलिमेंट बताएं, वो एलिमेंट की डिस्कशन करें वो कैसे कहते हैं और इस सिनेरियो से रिलेट करें। तो अगर वो कहें एलिमेंट का नाम बताएं, उसकी डिस्कशन करें और रिलेट करें तो खुश हो जाना है, क्योंकि नाम और डिस्कशन के तो फ्री के नंबर है, रिलेट करते हुए हो सकता है मसला हो। इस पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब आप गलत एलिमेंट तक पहुंच गए। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है कि अगर ऊपर का एक स्टेप गलत हो गया और नीचे वाले सही हैं तो नंबर मिल जाएंगे। अगर गलत एलिमेंट पे पहुंच गए तो निशानियाँ भी गलत बताएंगे आप, तो ये फिर पूरे मार्क्स फारिग हो जाएंगे। तो बेशक टाइम लग जाए लेकिन पहुंचना सही मॉडल पे है और इसके लिए एक सफिशिएंट प्रैक्टिस आपके पास मौजूद है, आप उसको कवर कर सकते हैं। कैसे करना है इसे? गिव पार्ट वाइज हेडिंग ऑफ रेलिवेंट एलिमेंट। आपने पार्ट 1 और आगे लिख दिया फॉर एग्जांपल राइवलरी, पार्ट बी फॉर एग्जांपल आगे लिख दिया थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, जो भी उस मॉडल की हेडिंग है वो लिख दी। और उसके बाद क्या है, अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। आपने क्वेश्चन में जो वो देखा, जिस फीचर की वजह से आपको लगा कि ये वो वाला वो एलिमेंट है, आपने वो वाले फीचर्स बीच बीच में से उठा के उन हेडिंग्स के नीचे बुलेट्स बना के लिख देने हैं। तो इसका सिनेरियो वाला सवाल लॉ के सिनेरियो वाले सवाल जितना मुश्किल नहीं होता। लॉ के सिनेरियो वाले में क्या होता था, आप पहले बताते थे लॉ क्या कहता है, फिर कहते थे ये सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, फिर बताते थे सही हुआ या गलत हुआ। यहाँ वो चक्कर नहीं है, यहाँ एक दफ़ा दिमाग इस्तेमाल करके हेडिंग तक पहुँचने की दिक्कत है, बाकी सारा माल आपको सवाल के अंदर से मिलेगा। हेडिंग दी और बीच बीच में से जो जो फीचर आपको ऐसे लगे वो आपने उसमें उठा के लिखते चले गए। फिर आता है सबसे बड़ा वाला सवाल। सबसे बड़ा वाला सवाल होता है अप्लाई द फुल मॉडल। एक बड़ी सी केस स्टडी दे देते हैं, 2-3 पैराग्राफ होते हैं, आधे सफ़े पे फैला हुआ सवाल होता है और उसमें होता है वो वाले मॉडल के एलिमेंट्स बताओ इसमें कहाँ कहाँ हैं। दिखने में लोगों को लगता है कि ख़तरनाक सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि पिछले सवाल से आसान सवाल होता है ये अगला वाला। पिछले में तो दिमाग लगा के सोचना था कि कौन सा एलिमेंट, और गलत सोच लिया तो नंबर गए सारे। इसमें क्या होगा, एक बड़ी सी सिचुएशन है, एक बड़े से 2-3 पैराग्राफ में जनाब उन्होंने सारा वो किया है। उन्होंने कहा अच्छा जी स्वॉट एनालिसिस यहाँ पे लगा के दिखाओ। अब आपको पता है स्वॉट एनालिसिस एक मॉडल है जिसमें 4 चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। पोर्ट ऑफ 5 फोर्सेज हो तो 5 एलिमेंट है, फलाना हो तो 4 एलिमेंट है, अलग अलग जगह अलग अलग है। अगर उन्हें पूरा सवाल दिया और कहा है फलाना मॉडल के एलिमेंट्स बताओ इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ नहीं करना, अगर उस मॉडल में 4 एलिमेंट हैं या 6 एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल 4 हैं तो अपनी आंसर शीट पे गए, पहले सफ़े पे एक हेडिंग दी, आधा सफ़ा छोड़ के दूसरी हेडिंग दी, अगले सफ़े पे आए तीसरी हेडिंग दी, आधा सफ़ा छोड़ के चौथी हेडिंग दी, उनके नीचे जगह खाली छोड़ दी, चारों हेडिंग दे दी आपने। अब सवाल पे आए और सवाल को पढ़ना शुरू किया। जब आप सवाल की एक लाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आएगा ये तो स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा आगे जाएंगे आप कहेंगे अरे ये तो वीकनेस है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो थ्रेट है। जो जो लाइन पढ़ के जो जो समझ आता जा रहा है आप रेलेवेंट जगह पे उसको लिख सकते हैं। बट मैं मशवरा दूंगा कि इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ने से पहले एक दफ़ा जल्दी से सरसरी पढ़ लेना है। जब जल्दी से सरसरी पढ़ेंगे ना तो इमेज बन जाएगा कि किस किस्म की कंपनी की क्या बात हो रही है। फिर आपने ध्यान से पढ़ते जाना। अब आपकी आंसर शीट पे तो पहले से 4 हेडिंग्स डली हुई हैं, आप पढ़ते गए, आपने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी लग रही है, वो लाइन उठाई, अगले सफ़े पे नीचे अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ था या ऊपर अपॉर्चुनिटी लिखा था, आपने उसके नीचे एक लाइन डाल दी। चलते चलते अगली लाइन पे पहुंची, अरे ये तो स्ट्रेंथ भी और अपॉर्चुनिटी भी है, आपने उस लाइन को स्ट्रेंथ वाले खाने में भी लिख दिया, अपॉर्चुनिटी वाले खाने में भी लिख दिया। ये बड़ा मज़े का सवाल होता है, इसमें खदशा कम होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आध लाइन मिस क्लासीफाई कर देंगे, पूरे 5-6 नंबर मिस नहीं हो जाएंगे। तो ये इस तरह का सवाल होता भी 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर इस तरह से होता है। तो दुआ करनी चाहिए कि इस तरह का सवाल है, ये नंबर भी मुफ्त के बहुत अच्छे दे देता है और एग्जामिनर को भी लगता है कि आपने पता नहीं कितनी जद्दोजहद से गुजरे हैं, जबकि आपको पहले से पता होता है कि आपने क्या करना है। राइट हेडिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल, अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट।
हर हेडिंग के नीचे वो उस हेडिंग से रिलेटेड जो जो चीज़ आपको नज़र आई है आपने उसको लिखते चले जाना है। अगेन चूँकि रिवीजन क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा सवालों को डिस्कस करें, तो मैंने आपको बताया कि रेगुलर क्लास के बीच बीच में मैंने कुछ सवालों की प्रैक्टिस करवाई है, उन पर कुछ टाइम स्पेंड किया है, उसको हम कट कर करके इन वीडियोस के साथ प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और अपने जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़े उनके पास पोर्टल भी मौजूद है, लेकिन चूँकि पोर्टल पे फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा, तो वो सारी वीडियोस को इकट्ठा करके चंद वीडियोस का नाम देके हम पोर्टल पे भी डाल देंगे और यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ताकि आप किसी भी सवाल को हमने किस तरह से लेके चलना है थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। तो ये एक सबसे बड़ा टाइप का सवाल होगा जो पूरा मॉडल आपसे अप्लाई करवाएगा, और इसको जवाब देना आसान है। आपने सारी हेडिंग देखी, हर हेडिंग के नीचे रेलेवेंट चीज़ लिख देनी है। फाइनली 5वीं तरह का सवाल होगा, अजीब सा सवाल होगा, जनरल सवाल। मतलब ऐसा सवाल होगा जिसका कोई पैटर्न नहीं है, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी एक सवाल पूछ सकते हैं। उस सवाल को आपने कॉमन सेंस से आंसर करना है। हो सकता है बैठे बैठे कह दें कि जी आज पाकिस्तान में देख के आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स ने क्या किया है, या आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आज के बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अब वो उसका कोई पैटर्न नहीं है, ये टोटल आपके दिमाग से कॉमन सेंस वाला एक सवाल है जो एग्जामिनर बहुत मूड में बैठा था तो उसने आपसे अलग तरह से पूछ लिया। तो जो इस तरह का जनरल क्वेश्चन है उसमें सेल्फ राइटिंग करनी है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बस मशवरा ये है कि छोटी छोटी बुलेट्स इस्तेमाल करनी है। अगर आप अपने तबसरे जायज़े लिखते लिखते बड़े बड़े पैराग्राफ बना गए तो हो सकता है आप अपनी ही इंग्लिश में उलझ के रह जाए। छोटे छोटे जुमले बनाएं, एक एक बुलेट, एक एक लाइन की बुलेट जिसमें 6-8 वर्ड से ज़्यादा कोशिश करें ना हो, टू द पॉइंट। आप कहें मतलब पाकिस्तान के आज के जो पॉलिटिकल मसले हैं उसकी वजह से क्यों आपको लगता है कि बिजनेस मुतासिर हो रहे हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं। तो आप कहें अनस्टेबल डिसीजंस, कि ठीक है बड़ा प्यारा लफ्ज़ बोला, समझ जाएंगे वो। नॉन स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर, पॉलिटिकल क्राइसिस, या ये एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और वो फिर पीडीएम, ठीक है। तो पेपर में आंसर करते हुए ना किसी भी सियासी डायरेक्शन में आंसर नहीं करना। आपके जज्बात जो मर्जी हों, लेकिन पता नहीं चेकर के जज्बात क्या हैं। चेकर कराची में बैठा हुआ है, आप पता लगे एमक्यूएम के बारे में बात कर रहे हो, उसे लगता हो कि अल्ताफ़ भाई जो है वो, हाँ अल्ताफ़ भाई को जो मतलब बिला वजह उड़ाया गया, अल्ताफ़ भाई थे तो कराची ज़िंदा था, अल्ताफ़ भाई नहीं है तो पूरा पाकिस्तान जो है उसको जीने का हक़ ही नहीं है। हो सकता है आप जनाब वहाँ लिख दें कि कई दफ़ा तब्दीली से बड़ा नुकसान हो जाता है, एग्जामिनर तब खा जाए वो इमरान खान का डाई हार्ट फ़ैन हो और वो कहे कि जी ये इसने। तो क्लास में शुगल मुगल अपनी जगह, पेपर में बिल्कुल सियासी नहीं होना। पेपर में जो रेलेवेंट जगह होती हैं उसके अलावा अपने आप को कहीं आइडेंटिफाई नहीं करना, अपने शहर को आइडेंटिफाई नहीं करना, अपने नाम को आइडेंटिफाई नहीं करना, अपने रोल नंबर को, अपने एड्रेस को, इवन उस दिन की तारीख को, अपने आप को मतलब किसी भी तरीके से ऐसे कोई स्पेसिफिक रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरह का जो अननोन सा सवाल हो, अनदेखा सवाल हो, अजीब सा सवाल हो, नया सा सवाल हो, उसके लिए आपने नहीं सोचना कि सर ने क्या तरीका बताया था, आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। कोई बात नहीं, 4 जगह फॉर्मेट बता दिया तो एक जगह अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर ही लेंगे। बस अपने दिमाग में भी मशवरा ये है कि आपने क्या करना है, छोटी छोटी बुलेट्स, छोटे छोटे से जुमले लिखने हैं ताकि आप ज़्यादा जल्दी ना पकड़े जाए। कोई 6ठी-7वीं बुलेट में जाके पता लगेगा कि बच्चे को कुछ नहीं पता। वो अगर आपने पहले ही पैराग्राफ दे दिया ना तो वो पढ़ते साथ ही समझ आ जाएगा कि नीचे के 4 पैराग्राफ में इसने जो लिखा होगा। तो इसलिए कुछ अजीब सा सवाल भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं 4 हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली पेपर वुड बी अ मिक्स ऑफ। आपके पोर्शन में ज़्यादातर एक एवरेज बनती है कि 4 सवाल आ जाते हैं। एक सवाल टिपिकली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल होता है। एक सवाल टिपिकली ऑब्ज़र्व किया है कि तकरीबन इस लेवल का बड़ा सा सिनेरियो होता है। बाकी जो 2 सवाल हैं, एक आध सवाल इस तरह का होता है और एक आध सवाल तकरीबन इस तरह का होता है। अरे वाह, ये तो सारी तरह पूरी हो गई। 4 तरह का। 5वीं तरह का सवाल कभी भी आ सकता है और आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। जैसा सवाल है आपने उसके मुताबिक आंसर कर देना है। ये बात समझ आई? तो क्या आप हर तरह के सवाल को डील कर लेंगे? क्या आपको ये तो नहीं लग रहा कि आज का दिन तो ज़ाया होगा? एक मोटिवेशन, सिर्फ 6 दिन में सारा पढ़ना है हमने। अब 6 दिन में 1.25 घंटे के हिसाब से 7.5 घंटे, तो 7.5 घंटे में हमने पूरा मैनेजरियल पोर्शन इंशाल्लाह रिवाइज़ करना है और साथ साथ इंशाल्लाह टेस्ट भी देने हैं। तो इसके आगे जो है ये स्केजुअल फिर से आपके सामने आ जाते हैं। ओरिएंटेशन आज हमारा प्लान था, कल हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने चूँकि बीच में वीकेंड इस तरह से आ रहा था तो मैंने कोशिश किया कि वीक से पहले एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और एक वीक के बाद इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो उसमें यही है कि ये चैप्टर 7 होगा, आपको वीकेंड मिलेगा। आप अगली चीज़ों को साथ साथ कर सकें या ना कर सकें, 7 को नहीं छोड़ना। 7 को अच्छी तरह से करना है और 7 बहुत बड़ा भी नहीं है।
मुनासिब सा है चैप्टर, लेकिन ICAP को बहुत पसंद है क्योंकि सिलेबस के डायनेमिक्स ऐसे हैं कि आपने एक्सटर्नल एनालिसिस में कंपटीशन के ऊपर तबसरा करना होता है। तो ये हमारा पैटर्न होगा। बाकी वो शुक्रिया और वो जो है वो शुक्रिया के जितने भी वो है अलग अलग वर्ड्स वो सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और नाम टीचर का लिखा हुआ है। मेरा रिवाइज ईमेल एड्रेस आ रहा है क्योंकि पिछला ईमेल जो है वो फौत हो गया है, और साथ हमारा टीम का व्हाट्सएप नंबर जो सर उसामा के पास है वो भी आ रहा है। मैं व्हाट्सएप पे ज़रा भागा हुआ हूँ, लेकिन मैं ईमेल्स पे आंसर कर रहा होता हूँ, और व्हाट्सएप टीम पे अगर कोई डायरेक्टली मेरे तक आने वाला सवाल है तो वो आता है और वो मैं उसको आंसर करता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स का आपके पास मौका है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि फाइनेंस पोर्शन में थ्योरी बेस्ड आ जाए? फाइनेंस पोर्शन में 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीधे सीधे थ्योरी है। एक में थोड़ा सा फिर भी न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन वहाँ एक रिस्क का चैप्टर है 13 जो प्योर थ्योरी है। अच्छा, मैंने अपने नोट्स में एहतियातन ना 13, चूँकि इतना थ्योरी था तो मैंने ना जहाँ नोट्स ख़त्म होते हैं एंड पे लिख दिया बोनस चैप्टर। एवं मारेंगे फाइनेंस वाले मुझे, क्योंकि वो उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाना होगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा इतनी थ्योरी अब क्या फाइनेंस वाला बेचारा इस पर काम करे, तो उसके मैंने नोट्स वहाँ पे डाल दिए हैं। अगर बाय द एंड ऑफ सेशन आप चाहेंगे तो मैं उससे रिलेटेड अपने लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा। मैंने उसके लेक्चर एक जगह ऑनलाइन में कराए हुए हैं, क्योंकि वो मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो वो एंड पे देख लेंगे। तो एक वो है, तो वहाँ से थ्योरी का सवाल आ सकता है। इसी तरह से आपका जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसमें से थ्योरी का सवाल डेवलप हो सकता है। आपसे 2 तरह की चीज़ों के दरमियान फ़र्क पूछ सकते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग था न्यूमेरिकल पेपर, लेकिन बीच में थ्योरी आ जाती थी कभी कभी, तो दिस कैन हैपन कि न्यूमेरिक में से भी थ्योरी आए। मार्जिन कम है उनके पास, नंबर ज़्यादा नहीं है उनके पास, तो चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन अगेन इसके लिए जो फाइनेंस पोर्शन को फुली स्पेशलाइज तरीके से जो पढ़ा रहे हैं, जो ICAP को पिछली 3 अटैम्प्ट से एनालाइज कर रहे हैं सही से। अब अगेन जो कॉस्ट से रिलेटेड टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बजटिंग के टॉपिक्स हैं वो मतलब मैंने भी उनको डील किया हुआ है, लेकिन जो इस वक्त प्योर फाइनेंस को स्पेशलाइज तरीके से देख रहा है उस डॉक्टर के पास जाना है। मैं घुटने का डॉक्टर हूँ, तो सर दर्द वाला जो है ना मसला वो वाला डॉक्टर बताएगा। तो लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ICAP अगर मूड पे आए तो थ्योरी पूछ सकता है, लेकिन जितने कम मार्जिन है उसके पास शायद 4 से 7 नंबर से ज़्यादा ना पूछ सके, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक पूरा थ्योरी का इतना बड़ा पोर्शन रखा हुआ है, और ऊपर से टॉपिक्स इतने सारे हैं कि उनके साथ पहले ही मार्क्स जस्टिफाई नहीं हो रहे। हाँ, स्टैट निकलने का शायद थोड़ा सा एज हो जाए कि उनको अब ज़रा मार्क्स की एलोकेशन। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ICAP ने ये जो हरकत की है अभी नंबर्स के आगे पीछे करने का, वो सिर्फ एक डिसीजन करके बेहतर कर सकते थे, MCQ ख़त्म कर देते। एक पहले ही पेपर में 3 सब्जेक्ट मिक्स हुए हुए और पहले ही नहीं समझ आ रहा कि कितने मार्क्स की एलोकेशन करें, उसके अंदर 15 नंबर के MCQs। लेकिन अगर मैं ICAP को ये मेल करूँगा तो आप सब लोगों ने हाथ उठा के बदवाएँ करनी है कि MCQ से ही तो पास होते थे, ये आपने क्या किया। तो ICAP इसलिए बेचारा फंस गया है कि उसने 85 नंबर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स के साथ इंसाफ करना है, बिजनेस, फाइनेंस और कॉस्टिंग। तो इसलिए थ्योरी के चांसेस उस पोर्शन में थोड़े कम है, बट वो चैप्टर जो है वो प्योर थ्योरी है, चैप्टर 13। और जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसमें से थोड़ा सा आई एक्सपेक्ट कि वो हो सकता है कि 2 तरह के कैपिटल में आपसे कंपैरिजन करवा ले। जी ठीक है, इन्होंने कहा लास्ट टाइम आपने ऑडिट की रिवीजन क्लास के साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ दी थी, इसलिए मैं दे पाया था कि ऑडिट सन 2009 से लेके अब तक का हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल था। MFA का पेपर पैदा ही 3 अटैम्प्ट्स पहले हुआ है। हाँ, अब अगर हम SPM या CA फाइनल के क्वेश्चंस या इस तरह से कुछ वो करना चाहें, मैंने क्वेश्चन बैंक डेवलप किया हुआ है, और चूँकि जो लोग मेरी क्लास के नहीं हैं उनके पास वो नहीं है, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को हमने वो फिज़िकल में भी प्रोवाइड किया था। जो ऑनलाइन होंगे उनके साथ क्या करेंगे, यूट्यूब पे लिंक डाल देंगे गूगल ड्राइव का। हाँ, यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन आ रही है वहाँ में गूगल ड्राइव का लिंक डाल देंगे। आप उस ड्राइव में जाएंगे, आप एक फ़ोल्डर में पहुँच जाएंगे, उस फोल्डर में आपको सारा माल मिल जाएगा। आगे जाके मॉक भी हम उसमें डाल देंगे, जो जो चीज़ें यहाँ क्लास में आपसे कमेंट हो रही हैं हम उस गूगल ड्राइव में साथ साथ डालते जाएंगे, और फिर उस गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों के ग्रुप में भी डाल देंगे। आप लोगों के पास वैसे फिजिकल तो है ही, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाएगी। तो उसमें मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है जिसमें तकरीबन को 85 के करीब क्वेश्चन है। उसमें मैंने 3-4 जगह से सवाल उठाए हैं। नंबर 1 सबसे आसान और सबसे रेलेवेंट सवाल है जो MFA के अपने पिछले 3 अटैम्प्ट्स में आए हैं। अब देखिए ना, अगर टोटल MFA में हमारे पोर्शन में 4 सवाल आने हैं तो 3 अटैम्प्ट्स में मिला के 12 सवाल। अब 9 चैप्टर्स में जब 12 सवाल डिवाइड होंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं है। तो नंबर 1 MFA के सवाल,
नंबर 2, ICAP की किताब ने कुछ चैप्टर्स के एंड पे थोड़े से प्रैक्टिस के सवाल दिए हैं, कुछ चैप्टर के बीच में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस डाली है, फिर मैंने वो भी इकट्ठे कर दिए। वो एक सेकंड कैटेगरी बन गई, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम ICAP क्वेश्चन बैंक, ICAP स्टडी टेक्स्ट। फिर इसमें तीसरी तरह के सवाल हैं। ये पेपर में कुछ डाटा कैफ के जिस पेपर से लिया गया है, एक मरहूम पेपर BMBS, उसमें जो जो टॉपिक इससे कॉमन थे उसमें जो सवाल आए थे मैंने वो भी डाले हुए। फिर चौथी चीज़, इसमें चैप्टर 7 और 8 मेनली ड्राइव हुए हैं CA फाइनल के SPM पेपर से। फिर मैंने SPM के पेपर में से उसमें पिछले 15-16 साल से जितने पास पेपर्स आए हुए हैं उसमें से भी आपके रेलेवेंट चैप्टर्स के सवाल इकट्ठे कर दिए। तो अब क्वेश्चन बैंक में हमारे पास 3-4 तरह के सवाल हैं प्रैक्टिस के लिए, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो पहले MFA के जो असल में सवाल आए हैं उससे प्रैक्टिस करनी है, ये आपका एक्चुअल लेवल है। सेकंड, 2 चीज़ें बराबर रहेंगी, ICAP की किताब में प्रैक्टिस के लिए सवाल हों या BMBS नामी पेपर के सवाल हों, आप वो करें। और एंड पे किसी टॉपिक में अगर आप कहें कि टॉपिक बहुत अच्छा हो गया, इसका एक बड़ा जालिम हैवी सवाल किस तरह का आ सकता है, तो बहुत एडवांस लेवल के सवाल भी मैंने किताब में डाले हुए हैं। और अब मैं सेशन के दौरान भी और ICAP की हर अगली अटैम्प्ट के बाद मैं सोचता हूँ कि मैंने वो बहुत ज़्यादा एडवांस सवाल डाल दिए हैं, मुझे उनमें से कुछ सेंसर करने चाहिए क्योंकि कुछ काफ़ी हैवी हो जाते हैं। बट यूज़र्स भी कई तरह के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमने एक ही तरह के टॉपिक के हर तरह का मुश्किल सवाल भी प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ सेशन आप मुझे लास्ट डे याद कराएं और मैं फिर किताब में से टिक करवा दूं कुछ सवाल, या अगेन उस ग्रुप में मौजूद हूं तो उसका लिंक जो गूगल ड्राइव उसका लिंक तो गया हुआ होगा, तो किसी दिन रात में मैं बैठ के एक दफ़ा एक एक्सेल पे एक लिस्ट ही बना लूँ कि ये सवाल क्वेश्चन बैंक में ये इस तरह से मस्ट इन राइटिंग कर लिया जाए। तो प्रॉब्लम MFA में वो है जो ऑडिट में नहीं है। ऑडिट का हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है रेलेवेंट उसी पेपर का, इसमें इस पेपर के सिर्फ 3 अटैम्प्ट मौजूद है, तो इसलिए हमारे पास ना बहुत अच्छा प्रैक्टिस बैंक नहीं है। ऊपर से मेरा पोर्शन ही इतना कम है कि लोग लिफ्ट ही बड़ी कम कराते हैं, तो वो बस अपने पोर्शन से रिलेटेड फिर मैं कुछ सवाल अच्छे से आपको सजेस्ट कर दूंगा। आपने बस ये लास्ट डे याद कराना है, और अगर उस वक्त मैं टाइम हुआ तो उस वक्त कर दूंगा, नहीं तो किसी इजी टाइम पे बैठ के मैं एक एक्सेल की शीट बना के और उस गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, जिस गूगल ड्राइव का लिंक वो यूट्यूब पे अटैच हुआ होगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो उस गूगल ड्राइव पे सारा अपलोड हो जाएगा। जी, क्या बातें क्लियर हैं? पक्का? क्या हम पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या हम कल तक भी एक्साइटेड रहेंगे? चलें, कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। और अगेन आपके अगर कोई दोस्त, कोई इस तरह से कोलीग्स हैं जिनको मैनेजेरियल पोर्शन से परेशानी है, या वो घबराए हुए हैं कि जी मैनेजेरियल पोर्शन नहीं हो पा रहा, या उनके कॉलेज में भी सिर्फ फाइनेंस चल रहा है और अभी मैनेजेरियल की बारी नहीं है, या वो ज़रा ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी दावत दे सकते हैं। लेकिन अगेन जिम्मेदारी अपनी अपनी, हमारी रफ्तार थोड़ी तेज़ होगी। हम जो रेगुलर क्लास में जितने मज़े से चलते रहे हैं, जितना चीज़ों को थॉरोली डिस्कस करते रहे, उस तरह से नहीं होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि कंप्लीटनेस भी हो, कंसाइजनेस भी हो, और हाँ कम से कम जो है ना वो आपको डाटा इस लेवल पे मिले कि जो पहली दफ़ा भी पढ़ रहा है उसको समझ आए कि बात क्या हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें छुट्टी ना करें, अल्लाह करे मेरा भी गला ठीक रहे। कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।